हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे से हैं। कोरोना से बचे रहना बच्चों, स्टे हेल्थी। बट इसके साथ हमने अपनी स्टडी को करते रहना है, ठीक है बच्चों वीडियो में कुछ डिले होता जा रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन। नेटवर्क इशू रहा, 1 वीक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो चल नहीं रहे थे, ठीक है बच्चों, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है। सो देयर आर सम इश्यूज, बट डोंट वरी, सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, न्यूमेरिकल्स होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। सो आप वीडियो में बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। द चैप्टर नेम इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द चैप्टर 3 इन NCERT। फाइन, हमने चैप्टर फर्स्ट को किया है, क्या था बच्चों? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में क्या किया था? दिस इज बेसिकली द रोड मैप ऑफ फिजिक्स। हमने फिजिक्स के बारे में जाना था, व्हाट एंड हाउ। फाइन, क्या क्या प्रोसेस हुए, साइंस ने कैसे ग्रो किया, लाइक दैट। फाइन, सेकेंड चैप्टर था आपके पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था? सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज इन फिजिक्स। उसके बिना फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती है। लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। इनको अगर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो हमें फोर्स समझ में नहीं आएगा, एक्सेलरेशन समझ में नहीं आएगा। फाइन, सो डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है बच्चों। सो इसी वजह से हमारा जो सेकेंड यूनिट है इट बिकम्स इम्पोर्टेंट थ्रू आउट द 11th क्लास एंड थ्रू आउट द 12th क्लास। डायमेंशनल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से हम डेरिवेशन करते हैं। फाइन, सो उसकी जो एप्लीकेशन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइन, सो द फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक द फंडामेंटल्स कंसेप्ट इन फिजिक्स। नाउ द एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल? हियर द मीनिंग ऑफ एक्चुअल इज इन डे टू डे लाइफ, इन रियल लाइफ, कि रियल लाइफ में जो होता है अब वहां से देखेंगे। फाइन बच्चों, एक बात है जो आपको अपने माइंड में अभी से रखनी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो एंड चाहे मैथमेटिक्स हो, ठीक है बच्चों। कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, हमें एक एक सब्जेक्ट को अगर हम जितना डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे, फाइन, सो उतना ही उस सब्जेक्ट को समझना और अंडरस्टैंड करना आसान हो। फाइन, ऐसा क्यों? बिकॉज फिजिक्स को क्या बोला गया है? इट इज़ द नेचुरल साइंस, इट इज़ द बेसिक साइंस अमंग ऑल नेचुरल साइंसेज। फाइन, इसी को बेसिक साइंस क्यों बोला है? क्यों जो भी फिनोमिना होता है बच्चों, इट इज़ एक्सप्लेन बाय द फिजिक्स मेनली। फाइन, सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझना है, एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से देखेंगे। जितना आपने जाना है उससे बेहतर बनना है आपको, ठीक है। एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। फाइन, सो हमें बहुत कुछ करना है, उसी एम के साथ स्टडी करनी है कि फिजिक्स को समझना है सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, फिजिक्स को समझना है टू बिकम अ साइंटिस्ट, टू बिकम एन बेस्ट इंजीनियर, टू बिकम अ बेस्ट डॉक्टर। फाइन, इन तीनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए करना है, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट इट। देखो, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों सिंपल सी बात है, मोशन की बात कर रहे हैं। लेट अस सी वन बाय वन। देखो, बात करते हैं, दिस इज़ योर एटम एंड दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। जो ये स्केल होता है इसकी बात करेंगे, क्या होता है? लेट अस से दिस इज सोलार सिस्टम। फाइन, दिस इज योर सोलार सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? दिस इज सन एंड दिस इज योर अर्थ। फाइन, होता क्या है, जो हमारे पास अर्थ है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है। फाइन, अब हम बात करते हैं गैलेक्सी की। फाइन, किसकी? गैलेक्सी की बात करते हैं कि गैलेक्सी होता क्या है बच्चों। बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हियर इज द सन। फाइन, दिस इज योर गैलेक्सी। ये आपके पास जो स्पॉट बनाया है मैंने, वी कैन मेक दिस डार्क, ये आपके पास क्या है? सन है। कौन सा? ये वाला सन। सो बच्चों देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? ये एटम है। ये क्या है? सोलार सिस्टम। और ये क्या है हमारे पास बच्चों? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है?
यहाँ हमने देखा न्यूक्लियस की चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एटम लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर मोशन होता है। बात करते हैं इस सिस्टम की, ये जो हमारे पास लेवल है इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक स्केल, बहुत छोटा स्केल, माइक्रो स्केल की बात कर रहा है। सोलार सिस्टम, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है। फाइन, सो इसे क्या बोला जाता है? मैक्रोस्कोपिक स्केल। कि हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। फाइन, ये सोलार सिस्टम है, ये सन है बच्चों, ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। जो हमारा सोलार सिस्टम है, दिस सोलार सिस्टम, ये क्या है? इस गैलेक्सी का एक पार्ट है और सन इस गैलेक्सी में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गैलेक्टिक स्केल। ध्यान से देखो बच्चों, हम मूव करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल टू मैक्रोस्कोपिक स्केल, मैक्रोस्कोपिक स्केल टू गैलेक्टिक स्केल। हम किसी भी स्केल की बात करें, मोशन हर जगह होता है। इस स्केल पर भी मोशन है, यहाँ पर भी मोशन है, यहाँ पर भी मोशन है। तो हम एक लाइन यूज कर सकते हैं बच्चों, इन द इंटायर यूनिवर्स, इन द इंटायर यूनिवर्स एवरीथिंग इज इन मोशन। बट एक्चुअल में वो मोशन में है या नहीं है, क्या है, कैसे है, हम आगे देखेंगे। फाइन, हम वॉक करते हैं, वी आर इन मोशन। ब्लड है, हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स है, वहाँ से फ्लो करता रहता है, वो भी मोशन के अंदर है। हम जब सोते हैं, एयर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यहाँ भी मोशन है। सो बच्चों, अगर आप देखोगे जो ये मोशन है, इसकी स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास विंड है वो भी मोशन के अंदर है। फाइन, सो जब तक हम इस मोशन को स्टडी नहीं करेंगे कि मोशन होता क्या है, कैसा होता है, डिफरेंट डायमेंशंस में कैसा होता है, तब तक हमारे नेचुरल फिनोमेना सॉल्व नहीं होंगे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिजिक्स। फाइन, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि मोशन को कैसे स्टडी करना है। अब हम इससे नेक्स्ट लेवल पर मूव करते हैं। फाइन, ये बच्चों क्या था? बेसिक आइडिया था कि मोशन को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। ठीक है, सब कुछ मोशन के अंदर है। फाइन, देखो अब इस मोशन को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। कौन सा बच्चों? काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। मोशन के अंदर 2 टाइप की कैटेगरी है। जो ये वाला चैप्टर है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स। यहाँ एक वर्ड छुपा हुआ है बच्चों, काइनेमा। काइनेमा का मीनिंग होता है मोशन। ठीक है बच्चों, सो डिफरेंस क्या है? सर दोनों में तो मोशन ही स्टडी करना है, तो इनमें डिफरेंस क्यों है? देखो, यहाँ हम कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते और यहाँ हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। दैट इज द सिंपल डिफरेंस। यहाँ जो कॉज ऑफ मोशन है कि जो मोशन हो रहा है किसकी वजह से है, उसकी बात करेंगे तो डायनेमिक्स, बात नहीं करेंगे तो काइनेमेटिक्स। फाइन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, दिस इज अ सोलर सिस्टम, दिस इज सन एंड दिस इज योर अर्थ। अब हमें ये तो पता है अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, बट क्यों करता है, किसकी वजह से करता है? सन की वजह से। क्यों? सन का यहाँ पर एक फोर्स होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें इस फोर्स की कंप्लीट स्टडी करनी है, 11th में है, डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये मत सोचना ये होता क्या है। फाइन, तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है। सो इस रिवॉल्व करने का रीजन क्या है, कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स, यहाँ बात करेंगे तो डायनेमिक्स। आई होप आपको क्लियर है। दैट इज द वेरी सिंपल डिफरेंस। फाइन, सो बच्चों छोटी छोटी बातें हैं बट उनको समझते हुए चलना है। आज हमने छोटे छोटे कंसेप्ट देखने हैं, बहुत डिटेल में देखना है।
फाइन। देखो अब व्हाट इज दैट, हुआ क्या, देखो अर्थ यहां पर है, लेट अस से द पोजीशन इज, इसको हम नाम देते हैं ए। आफ्टर सम टाइम अर्थ यहां होगी बी, आफ्टर सम टाइम अर्थ किसी पोजीशन पर होगी सी, एंड आफ्टर सम टाइम अर्थ इज एट डी। सो हुआ क्या बच्चों यहाँ पर, चाहे हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें, चाहे हम अर्थ के मोशन को देखें, सब जगह क्या होता है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ। सो जो मोशन है इसको सिंपली कैसे डिफाइन किया गया है, इन द वेरी सिंपल मैनर, मोशन इज द, क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन, पहले यहां अर्थ थी अब यहां है, सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, change in position with time. Fine, the very simple language, डिटेल में और डीप में हम जाएंगे, बट अप टू नाउ जितना सिंपल हो सकता है, मोशन को कैसे डिफाइन किया गया है, पोजीशन के अंदर चेंज टाइम के साथ, दैट इज द मोशन। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहां पर हूं, अभी कुछ टाइम हुआ है, मैं यहां पर आ गया हूं, फाइन। सो मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो टाइम भी तो चेंज हुआ है, तो आई एम इन मोशन, फाइन। प्रैक्टिकल है बच्चों, फिजिक्स प्रैक्टिकल है, रिलेट करोगे किसी भी डेफिनेशन में, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइन। सो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोशन इज दिस। नाउ राइट डाउन द मेन पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमें इसको डिस्कस करना है कि पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो, द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही बात है, ठीक है। समटाइम्स पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, समटाइम्स पॉइंट मास लिख दिया जाता है, फाइन। बच्चों मैं यहाँ, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत आराम से करवाते हैं, सिलेबस कब होगा, बट बच्चों इतना मान के चलना हमारे पास इनफ टाइम है। आप ज़्यादा जल्दी करोगे, सिर्फ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को नोटबुक में वर्ड के तरीके से देखा हुआ है, हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, यहाँ आया क्यों है, फाइन। देखो ध्यान से, हमें इसकी बात करनी है पॉइंट। पहली चीज़ तो क्या है इसके बारे में, इट इज़ द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है ये, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल मीन्स कि एक्चुअल में कोई पॉइंट नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की नाम की कोई ऐसी मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी ये है। इट मीन्स हमने इसको बनाया है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी कन्वीनियंट के लिए। सो इट इज़ द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखना है क्या और कैसे। देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल बना रहा हूँ, देन वी अंडरस्टैंड दिस द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास। पहले हम इसको हल्का सा डिफाइन कर लेते हैं, क्या, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is much smaller, if the size of object is much smaller than the distance, traveled by it in a reasonable interval of time. देखो बच्चों, वही बात हो जाती है कि सर ये क्या इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों सब कुछ इम्पोर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं, साइज की। क्या होना चाहिए, मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। सो इस सिचुएशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा बच्चों,
पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास। और हम बोल सकते हैं पॉइंट मास क्यों बोल दिया इसको, हियर द मास is assumed to be concentrated at a point, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा जो मास है एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है। बच्चों ध्यान देना है, एज्यूम किया है, दैट्स वाई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हमने एज्यूम किया है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। फाइन, अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से देखते हैं कि रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम ऐसा क्या होता है। देखो वेरी सिंपल एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ ट्रेन। देखो हम इसकी बात करते हैं, ये आपके पास कोई भी ट्रेन है बच्चों, फाइन, दिस इज सम ट्रेन। इसका जो लेंथ है कितना है, 1 किलोमीटर, फाइन। अब इस ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस से इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, फाइन बच्चों। देखो ट्रेन का लेंथ है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर। सो जो डेफिनेशन है मच स्मॉलर, जो ऑब्जेक्ट का साइज है बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइन। बट 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिस वैल्यू इज वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू। बट अब इस कंडीशन को एक और तरीके से देखते हैं बच्चों, कैसे, द ट्रेन इज द सेम, यही ट्रेन है, फाइन, मोशन वही है, लेंथ वही है ट्रेन की 1 किलोमीटर। बट अब सिचुएशन कैसा है, अब सिचुएशन क्या है कि ट्रेन चली गई है हमारे पास दिल्ली टू, लेट अस सपोज, कहाँ गई है, मुंबई, फाइन। ट्रेन गई है आपकी दिल्ली टू मुंबई, लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है कितना है, 2500 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का साइज 1 किलोमीटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, बहुत स्मॉल है ना। सो इस केस में ये जो 1 किलोमीटर है 2500 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो द सिचुएशन बिकम्स, ट्रेन को एक पॉइंट मान लिया एंड डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज योर दिल्ली एंड दैट इज योर मुंबई। सो ये जो डायग्राम था इट बिकम्स लाइक दैट, फाइन, आई बात समझ में। सो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है थ्रू आउट द फिजिक्स रहेगा, एवरीवेयर होगा, ग्रेविटेशन में होगा। 12th में आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, फाइन, वहाँ पर पॉइंट चार्ज आ जाएगा। आज से ही क्लियर करके चलो, थ्रू आउट द फिजिक्स में जब ये कंसेप्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो आज से ही इसकी क्लैरिटी करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप वैसे हो चुका है आपके सामने। बच्चों जो भी कंसेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ वो क्रैमिंग ये चीज़ करना, देखो अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो क्रैमिंग को छोड़ना पड़ेगा, फाइन। सबसे बड़ी बात है ये जो मेथड होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये जो पॉइंट मास का कंसेप्ट है, ये क्या होता है, हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन होता है। क्या अप्रोक्सीमेशन नहीं है बच्चों? ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि हमने एक ट्रेन को एक पॉइंट ट्रीट कर लिया, अप्रोक्सीमेट किया है, फाइन। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बार बार बनेगा, ग्रेविटेशन में तो हर बार बनेगा। सन एक पॉइंट के तरीके से दिखा दिया हमने, अर्थ एक पॉइंट के तरीके से बना दिया हमें, इसके चारों रिवॉल्व करती रहती हैं, दैट इज सम डिस्टेंस। बच्चों यहाँ क्या है, जो ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला वैल्यू, इसमें इसका वैल्यू कितना होता है, इन लैक्स, लाखों किलोमीटर होता है, फाइन। और जो अर्थ का रेडियस है बच्चों वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर,
सेम बात है, वही कॉन्सेप्ट है कि जो ये अर्थ का रेडियस है, इसका वैल्यू सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू के मुकाबले बहुत छोटा वैल्यू है। सो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अर्थ को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। फाइन। सो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास का कंसेप्ट है, हर जगह यूज होता है, बट इसके अंदर कुछ क्रूशियल पॉइंट जो आपको ध्यान देना है। इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अब ये रिलेटिव कंसेप्ट का मीनिंग क्या है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कहा है, सो उसको रिलेट किया है किसी से। यहां किससे किया है? डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या किया था? डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, फाइन, या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो इट इज द रिलेटिव कंसेप्ट, मीन्स किसी को पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहना ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि उसको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। फाइन। सो इट इज द रिलेटिव कंसेप्ट। हम कंपेयर करते हैं, ओनली देन वी कैन से वी कैन ट्रीट अर्थ एज अ पॉइंट मास, अदरवाइज हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक? क्या मुझे पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेट अस सी। जहां पर मैं खड़ा हूं बच्चों, कभी अपने फुट का एरिया देखना, आपने कुछ ना कुछ एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है। फाइन। अब हम बात करें, आपने कुछ एरिया यहां ऑक्युपाई किया हुआ है, कोई दिक्कत है बच्चों? जो आपके फुट बने हुए हैं। अब मैंने आपसे कहा सभी से कि यहां से यहां का मेरा डिस्टेंस बताओ। बोले सर क्या दिक्कत है? अभी बता देते हैं। किसी स्टूडेंट ने क्या किया, इस पॉइंट को पिक किया, इस पॉइंट को पिक किया, ये बता दिया कि सर आपका डिस्टेंस 10 मीटर हुआ था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। कोई और स्टूडेंट आया, उसने ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, तो क्या बता दिया डिस्टेंस के बारे में? लेट अस से 12 मीटर। कोई बात नहीं सर, ठीक है। कोई और स्टूडेंट आया, उसने इस पॉइंट को उठाया और इस पॉइंट को पिक कर लिया, ठीक है। उसने कहा सर डिस्टेंस आपका 11 किलोमीटर, सॉरी मीटर। फाइन। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो एक होगा, अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती। सो जो ये एम्बिग्विटी है, जो यहाँ पर ये डिलेमा बना है, ये जो हमारा इशू क्रिएट हुआ है, सबका वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिकॉज पर्सन सेम है तो मैं एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? इस चीज़ को क्या कंसीडर किया जाएगा? पॉइंट मास, रिप्लेस बाय द पॉइंट मास। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ जो मेरा वैल्यू है वो बताओ, तो कोई भी बता सकता है सर आपका वैल्यू था लेट अस से 11 मीटर। फाइन। क्या ये अब अलग अलग हो सकता है किसी के लिए? नो, बिकॉज हमने जो ये एरिया ऑक्युपाई किया था, हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया? एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए सिंगल पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो हमारा जो एरर पहुंच रहा था, जो हमने एरर का डिस्कशन किया था इन चैप्टर सेकंड, क्या हमने वो एरर हटा दिया? डेफिनेटली। सो आपको समझ में आ चुका होगा दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नाउ राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट होता क्या है। देखो बच्चों, मेरा यहां एक पर्पज है कि फिजिक्स और यू कैन से साइंस और यू कैन से मैथमेटिक्स, उसको कंसेप्चुअली क्लियर करवाना। फाइन। कोई स्टूडेंट ये मत सोचे कि सर हमारे न्यूमेरिकल्स में इशू है, न्यूमेरिकल में हर एक करवाऊंगा। मैंने कहा था एच.सी. वर्मा सीरीज है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी गो फॉर द एच.सी. वर्मा। फाइन। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होते ही एच.सी. वर्मा स्टार्ट हो जाएगी। हम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो डोंट वरी। फाइन। नाउ राइट डाउन द हेडिंग, द कंसेप्ट ऑफ, किसका कंसेप्ट? रेस्ट एंड मोशन। बच्चों ये जितना आसान लगता है आपको, डेफिनेशन को रीड कर लेते हो और कह देते हो कि सर हो गया,
इतना इनफ नहीं होता। फाइन, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है हमें उसको समझना होता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल, अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, हमारे पास कोई कार है, ठीक है। लेट अस से आप में से कोई बच्चा है जिसके पास मर्सिडीज है। फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है सर। दिस इज योर मर्सिडीज, आप यहां बैठे हैं। So this is the situation like that, you are sitting over here। ये आपका मर्सिडीज है, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फाइन बच्चों, सपने देखने हैं तो मारुति के क्यों देखें, ठीक है। सपना एटलीस्ट मर्सिडीज का हो, BMW का हो। फाइन, देखो, लेट अस सपोज दिस इज द ग्राउंड जहाँ पर ये कार चल रही है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, ग्राउंड तो साइड में भी होगा, यहाँ पर क्या आपके पास, लेट अस से देयर आर सम ट्रीज ऑन द रोड साइड एंड हेयर इज सम पर्सन स्टैंडिंग ओवर हेयर। एक पर्सन है जो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो, अब आपसे मैंने पूछा कि बच्चों ये बताओ इन चारों में से कि सर चार कहाँ है, ट्रीज, दिस पर्सन, दिस कार एंड दिस पर्सन। हमें इन चारों की बात करनी है। फाइन, इन चारों में से क्या रेस्ट में है और क्या मोशन में है, बताओ मुझे। स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ये मोशन में है। बच्चों ये आंसर बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने कहा है मैं रेस्ट और मोशन नहीं लिखता। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कि इस कंसेप्ट को समझना है। ये खाली रेस्ट और मोशन नहीं होता है कि जो हमने रीड कर लिया है व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज द कंसेप्ट। फाइन, देखो इस चीज को स्टडी करना है। सबसे पहले जो इसके लिए क्रूशियल कंडीशन है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि जैसे ही मैंने पूछा कि आप बताओ बच्चों कि ये जो पर्सन है, ये जो कार है, ये जो ट्रीज हैं, रेस्ट में है या मोशन में, तो आपका काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि सर किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। पहले आप हमें ये बताओ, देन हम बताएंगे कि क्या रेस्ट में है और क्या मोशन में है। सो किसके रिस्पेक्ट में बताना है, उसी को क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट। फाइन, देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है। मैंने क्या कहा, देखो बच्चों ध्यान से, मैंने कहा ये लाइन छोटी है, ये लाइन छोटी है, दिस लाइन इज स्मॉलर। अब आपके दिमाग में आया ना सर किससे स्मॉलर, कंपैरिजन के लिए कुछ तो दो हमें, मैं दे देता हूं। क्या अब सही है? बोलोगे सर अब बिल्कुल सही है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये लाइन छोटी है। समझ रहे हो ना? तो रेफरेंस तो हमें चाहिए, तभी हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। रेफरेंस पॉइंट को जो एक्सप्लेन करने का सिस्टम है हम यहां यूज करेंगे फिजिक्स में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या यूज करेंगे बच्चों? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं विच आर मचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स, वाई, जेड, ओरिजिन ओ। इस ओ को क्या बोला जाता है बच्चों? रेफरेंस पॉइंट। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? दिस ओरिजिन इज नेम्ड एज द रेफरेंस पॉइंट। ये आपका क्या होता है बच्चों? रेफरेंस पॉइंट। इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि ये होता कैसे है। दिस वन दिस वन एंड दिस वन। अंडरस्टैंड दिस बच्चों। देखो यहां से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंगल कितना है 90, एंगल कितना है 90, एंगल कितना है 90, एंड दैट द सेंट्रल पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट। आई बात समझ में? सो जब भी हम बात करेंगे मोशन रेस्ट की डिस्कशन करेंगे, हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। इसके अंदर वर्ड छुपा हुआ है बच्चों, वो वर्ड क्या है आपके पास? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास? ऐसे ही होता है, एंगल कितना है 90। दैट्स वाई यहां पर जो x और y है एंगल 90 है, क्योंकि सिस्टम को रीड करो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फाइन, देखो बच्चों
मेरा मानना यही है, फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी साइंस की बात करें, सबके पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। और वो रीजन अगर जानते हो तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉब्लम सब तब तक है जब तक हमें रीजन नहीं पता। फाइन, देखो दिस इज सम रेफरेंस पॉइंट, ऑल एक्सिस आर मचोली परपेंडिकुलर। अब क्या करना होता है हमें बच्चों, मैंने पूछा कि बच्चों बताओ मोशन में है या नहीं ये कार, आपने पूछा सर किसके रिस्पेक्ट में, मैंने कहा इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। सो आपको इस रेफरेंस पॉइंट को उठाना है और यहां ले लेना है, बना लिया। मींस ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका ऑब्जर्वर है। अब इस पर्सन के लिए जो ट्रीज हैं रेस्ट में है या मोशन में, देखो दोनों सिचुएशन लिखेंगे। इस पर्सन के लिए जो हमारे पास ये ट्रीज हैं, ट्रीज किस में है, रेस्ट में या मोशन में बच्चों, रेस्ट में है। फाइन, ये जो देख रहा है ये रेस्ट में है, और कार इसके लिए और ये पर्सन क्या है, मोशन में है। तो मैं डायरेक्ट कार लिख लेता हूं, ये क्या है, मोशन में है। कोई दिक्कत है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब हम बात करते हैं सेकंड एंगल से, कि मैं ये पूछता हूं कि बच्चों ये बताओ इस कार के रिस्पेक्ट में, या बोल सकते इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, ये बताओ ये ट्रीज और ये जो पर्सन है रेस्ट में है या मोशन में। देखते हैं बच्चों क्या करोगे, जो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है इस कार के ऊपर सेट कर दो, रेफरेंस पॉइंट कार पर है हमारा। फाइन, अब मुझे एक बात बताओ, जो कार का स्पीड है और जो इस पर्सन का स्पीड है अलग अलग है या सेम है, पर्सन कार के अंदर ही बैठा है तो ऑब्वियसली सेम स्पीड है। तो कैसे बोल सकते हैं कार के रिस्पेक्ट में जो ये पर्सन है किस में है बच्चों, रेस्ट में है, क्यों, दोनों का स्पीड सेम है। फाइन, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो बच्चों, मान लेते हैं कि आपके साइड में कार चल रही है और दो कार ऐसे चल रही है। फाइन, सिचुएशन इज लाइक दैट, दोनों का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सो जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो ये आपको रेस्ट में नजर आएंगे आपस में। अगर ये कार वाले ये इसको देख रहा है ये इसको देख रहा है, क्यों, स्पीड सेम है। फाइन, तो यहां पर कुछ चीजें अलग नजर नहीं आएंगी। फाइन, सो ये वाला पर्सन इस कार के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, दिस पर्सन। क्यों, क्योंकि जो कार का स्पीड है और पर्सन का स्पीड है सेम है। और दूसरे तरीके से कह सकते हो बच्चों कि सर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो खुद कार है और पर्सन भी कार में बैठा है, तो ये तो रेस्ट में ही होगा। फाइन, बात करते ट्रीज की। आपने प्रैक्टिकली भी देखा है, जब आप बस में बैठते हैं, बस ऐसे चल रही है, आपको जो ट्री हैं ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, ट्रीज किस में है, मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। सो आपके जो ट्रीज हैं वो क्या हैं, मोशन में है, ठीक है। और जो ये पर्सन है ये भी यहीं पर खड़ा है, बट आपको क्या लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है। सो यहां वाला जो सेकंड पर्सन है वो भी क्या है आपके पास, मोशन में है। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक, कोई प्रॉब्लम है बच्चों, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ट्री है यहां रेस्ट पर है, ट्री यहां पर मोशन में है, इसीलिए बोला था बच्चों खाली रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन काम नहीं आती। एक ही चीज कभी रेस्ट पर है कभी मोशन पे है, किस पर डिपेंड करेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। फाइन, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज मोशन में है क्या चीज रेस्ट में है। आई होप आपको जो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइन, अब हम एक यहां से पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों। रेफरेंस पॉइंट तो हमने कर लिया है, अब हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। किसको देखेंगे बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली द स्टूडेंट कंफ्यूज्ड विद दैट कि जो हमने ये रेफरेंस पॉइंट लिखा है दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। व्हाट इज दैट? देखो, रेफरेंस पॉइंट है तो इसमें ये रेफरेंस तो है ही, तो ऑब्वियसली बनेगा इससे। होता क्या है बच्चों, देखो अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, लेट अस सपोज दिस इज सम पॉइंट ए एंड दिस इज सम पॉइंट बी। कोई पर्सन है ए से बी पर जाता है, फाइन। यहां पर इसका पोजीशन है लेट अस से 1 मीटर। इसका जो पोजीशन है 1 मीटर है। कब? एट टाइम t इज इक्वल टू t1। ठीक है, क्योंकि जो पोजीशन का वैल्यू बता रहे हो उस वक्त कुछ तो टाइम होगा, लेट अस से t1। अब ये पर्सन यहां से यहां गया, इसका पोजीशन का वैल्यू है लेट अस से 10 मीटर, तो यहां भी कुछ टाइम रहा होगा t2। यहां पर क्या होगा, t2 इज ग्रेटर देन t1। कभी कम हो सकता है? नो, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमेशा टाइम इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं हो सकता। टाइम इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और इसी कंसेप्ट के ऊपर ग्राफ आते हैं, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे बच्चों। सिलेबस इतना अच्छे से होगा कि आईआईटी के क्वेश्चन भी डील कर जाओगे, मेडिकल के क्वेश्चन डील कर लोगे, फाइन। टेंशन नहीं लेनी है, फाइन। देखो ये पोजीशन यहां से यहां चेंज हुई, कब? हमने साथ में टाइम भी तो बताया कि सर t1 टाइम पर हमारा ये पोजीशन था, t2 टाइम पर ये पोजीशन था। सो बच्चों जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, किसकी? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद टाइम, ये क्या बन जाता है आपके पास? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया डिफरेंस समझ में? कोई दिक्कत है बच्चों कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद टाइम, उसको क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना है, फाइन। एंड रेफरेंस पॉइंट इज ए पॉइंट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो सारा सिनेरियो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारे पास जो सिचुएशन क्लियर हुई है वो क्या है बच्चों? हमें अब तक ये पता लग चुका है कि समथिंग इज एट रेस्ट और समथिंग इज इन मोशन, और यू कैन से किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करना है, किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। देखो हम बात करते हैं बच्चों किसकी? अर्थ की। दिस इज योर अर्थ। मान लेते हैं आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है बच्चों, ये मत सो जाना कि सर ये तो गिर जाएगा, ठीक है, गिरेगा नहीं, अर्थ पर है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे देख रहे हैं, मैं सुन रहे हैं, आप अपने घर पर बैठे हैं, मैं यहां पर अपनी क्लास में हूं। मुझे आप ये बताइए, आप और मैं रेस्ट पे है या मोशन में है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। आप और मैं रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि सर हम रेस्ट पर हैं, आप मोशन में हैं। नहीं बच्चों, अगेन वही बात है, आपका काउंटर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना है। बच्चों मैं कहता हूं आपको बताना है कि इस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में बताना है। अब बच्चों एक बात बताओ, जो हमारा अर्थ है, मींस जो हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कहां रख दिया हमने? अर्थ पे रख दिया। अब और हम भी अर्थ पर ही हैं। अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो हम भी तो उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, या हमारी कुछ और होगी? फाइन। सो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या हैं बच्चों? रेस्ट में हैं। वही बात है जो हमने कार वाला एग्जांपल में देखी थी कि जो पर्सन कार के अंदर बैठा है, कार के रिस्पेक्टिव में वो क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जो कार की स्पीड है और जो पर्सन की स्पीड है वो तो सेम है। यही बात यहां है, जो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है, जो अपने एक्सिस पर अर्थ ऐसे रोटेट करता रहता है,
हम भी तो अर्थ पर हैं, वही हमारा है, इसीलिए हम भी क्या हैं बच्चों, रेस्ट पर हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बट अब क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू सन। देखो क्या होगा, बना लेते हैं, ठीक है। दैट इज योर सन। अब मैं पूछ रहा हूं बच्चों आपको कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखेंगे, अभी कंफ्यूजन नहीं लेना है, फाइन। ये थोड़ा सा एलिप्टिकल पाथ बना लेते हैं, एलिप्टिकल नहीं बना है। ठीक है, एज्यूम कर लो बच्चों दैट इज इलिप्टिकल पाथ, फाइन। अब मैं पूछ रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सन, मींस अब जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कहां होगा, यहां सन के ऊपर होगा कि हमें यहां से ऑब्जर्व करना है, दैट इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम सन पे बैठे हैं और अर्थ को देख रहे हैं, अर्थ क्या दिखेगी हमें कि सर ये तो मोशन में है, सो हम भी मोशन में हैं, फाइन, क्योंकि हम कहां हैं, अर्थ पर ही है ना, सो मोशन। सो बच्चों देखो, हम हैं एक टाइम पर रेस्ट पर हैं और हम मोशन में भी हैं। किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, फाइन। सो आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, फाइन। सो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।